अब शर्मा, हमने कल बात की थी कि हमने जैसा कि कल बात की थी कि आज से हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इकोनॉमी में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम इकोनॉमी की छोटी सी बेसिक सी समझ लेंगे और फिर हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है अर्थशास्त्र और एक है अर्थव्यवस्था। दो शब्द हैं जिसमें एक इकोनॉमिक है यानी कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है, और एक है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थशास्त्र क्या है? ये वह है जिसमें मानव के द्वारा या फिर मानव के द्वारा की गई समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आर्थिक गतिविधियाँ क्या है? आर्थिक गतिविधियों का मतलब जिनमें अर्थ समाहित होता है और प्रयोजन उसका लाभ कमाना होता है, उसे आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं, है ना। इस तरह से दो चीज़ें हैं। वहीं अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? जो हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत, उसी का एक क्रियाशील स्वरूप है जो किसी देश में क्रियाशील होता है। मतलब क्या कि अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। चूँकि ये किसी जगह की व्यवस्था होती है, किसी देश की व्यवस्था होती है, इसलिए इसके आगे देशों के नाम लगाना आवश्यक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, है ना, जापानी अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से हम अर्थव्यवस्थाओं के आगे नाम लगाते हैं। ठीक। सेकंड हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ तक की बात है। ठीक। बीच में मैं इससे पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था जब लिख कर नहीं रखा था। फिर मुझे लिख कर रखना पड़ा और इसके बाद फिर से मैं कर रहा हूँ इस तरह से, है ना। तो इसके बाद हम स्तर की बात करें तो दो तरह की इकोनॉमिक पे हम अध्ययन करते हैं। एक होती है व्यष्टि और एक होती है समष्टि। व्यष्टि का क्या मतलब होता है? यानी माइक्रो, जो छोटे लेवल पर हम इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। छोटे लेवल पर जैसे कोई व्यक्ति हो गया, फर्म हो गया, या फिर कोई परिवार हो गया। ठीक। और वहीं हम समष्टि में किसका करते हैं? जैसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब है कि एक व्यापक स्तर पर किसी चीज़ का अध्ययन करना, है ना, व्यापक स्तर पर, मैक्रो। ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था मैक्रो, वो जॉन मैन्यार्ड कीन्स ने दिया था। ठीक। इसे कहते हैं अप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे का अध्ययन किया जाता है। ठीक। जहां हम बात कर रहे थे व्यष्टि, व्यष्टि क्या है? बॉटम टू अप है, यानी बॉटम अप है, और यह मूल्य निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है। वहीं यदि मैं बात करूं कि समष्टि की, ये प्रयोग सिद्ध अवलोकन है, यानी कि नीचे जो चीज़ें चल रही हैं उसके प्रयोग से ऊपर क्या असर आ रहा है, यानी ऑल ओवर क्या असर आ रहा है, उसका अध्ययन है। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम मौद्रिक नीति अपनाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है, हम आर्थिक वृद्धि कैसे की जाए, अभी कैसे हो रही है, क्या होगा, इस समस्त तरह की चीज़ें हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं ना। वहीं हमें बात करूं सिस्टम की, यानी कि जो इकोनॉमी का सिस्टम है इकोनॉमिक्स का, वो कौन कौन से सिस्टम है ना। तीन तरह के सिस्टम हैं जिसके बारे में बताऊं। पहला है मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जिसके अंतर्गत मार्केट ही सबके ऊपर डिपेंड करता है ना, यानी इससे लास्ट में कहा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं। क्या कहा गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं सबसे पहले। और दूसरी क्या है? स्टेट इकोनॉमी। ठीक। स्टेट इकोनॉमी में दो चीज़ें हैं, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था आती है और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था आती है। तीसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक। तो यदि अब हम खुल के बात करें मार्केट इकोनॉमी की, ठीक, सबसे पहले यूएसए में से 1977 में अपनाया गया। कब? जब एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक लिखी? द वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। ये स्कॉटलैंड के थे। वैसे पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। प्रकाशित हुई थी ये 1776 में, है ना, और 77 में हो गई थी चालू।
ठीक, एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के द वेल्स ऑफ नेथन 1976। ठीक, ये क्या कहते हैं कि वो बोलते हैं कि ये सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलती हैं चीज़ें। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब यदि कोई आर्थिक गतिविधि हो रही है तो वो किसी निजी स्वार्थ के कारण हो रही है ना। जैसे मुझे बाल कटवाना है और सामने वाले काटने वाला है, मुझे कटवाना है इसलिए वो काटने बैठा है, यानी मेरा निजी स्वार्थ है इसलिए वो मुझे सेवा दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि मेरी मांग है इस चीज़ की कि मुझे बाल कटवाना है, तो सामने वाला उस डिमांड को पूरा करेगा, इसलिए इसे कहते हैं कि बाजार, है ना, यानी मांग और पूर्ति वाली अर्थव्यवस्था। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि ये जो सारी चीज़ें हैं मांग और पूर्ति वाली, की मांग हो रही है, कोई कोई उसकी पूर्ति कर रहा है, ये सारी चीज़ें को बोला उसने अदृश्य हाथ। क्या बोला? अदृश्य हाथ, जिसे कह सकते हैं हम इनविजिबल हैंड। क्या बोलता? इनविजिबल हैंड। ठीक, यानी कि जो भी कार्य हो रहे हैं वह बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर हो रहे हैं, इसी को कहा गया बाजार की शक्ति या बाजार शक्ति। ठीक, तीसरी पर हम बात करते हैं कि यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेरिटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम डिवीज़न ऑफ लेबर पर ध्यान दें। डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा विविधताएं चीज़ों में होंगी, मांग में जितनी ज़्यादा विविधताएं होंगी उतना ज़्यादा समृद्धि होगी। जैसे पहले बहुत कम चीज़ों के लिए ऐसा होता था कि मांग हो, लेकिन आज बाज़ार में देखो हर तरह की यूज़ की चीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारे तरह की चीज़। तो मार्केट में आप कभी जाओ तो तरह तरह की चीज़ों पर आप गौर करना कि कितने सारे वैरायटी और कितनी सारी अलग अलग तरह की यूज़ की चीज़ें आ चुकी हैं, है ना। ज़्यादा नहीं तो आप अमेज़ोन पर ही देख लेना और कहीं मत जाना। ठीक, ये चीज़। फिर चौथी चीज़ निकल के आती है यहाँ से कंपटीशन। कंपटीशन क्या है कि जब मांग और पूर्ति पर ही सभी चीज़ें चलेंगी, ठीक है, तो वहाँ पर नई नई कंपनियाँ आएंगी पूर्ति के लिए, तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक, प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा, यहाँ से कंपटीशन की भावना आई। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जिसके कारण से इसका नाम रखाया गया है ना कैपिटलिज्म, वो सबसे बड़ी है कि अहस्तक्षेप की नीति। क्या है? अहस्तक्षेप की नीति, लेजेस फेयर, यानी कि जिस चीज़ में, यानी उत्पादन में, हमने पहले ही बात की थी कि उत्पादन ही सब कुछ होता है, उसमें देखा जाता है कि उत्पादन किस तरह से चीज़ों का करना है। तो जहाँ हस्तक्षेप राज्य का ना हो उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मैं एक बार और आपको उसकी उत्पादन किससे संबंधित कथन बता रहा हूँ। उसमें बोलते हैं कि समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और उनके वितरण का जो अध्ययन है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना। इससे आपको समझ में आ गया होगा, जो भी संसाधन होंगे उनके उपयोग हमें, यानी कि उसकी प्रोसेस करना है, उसे उस मूल्यवान उत्पाद में बदलना है और उसका वितरण करना है, यही अर्थशास्त्र था। ठीक, तो यहाँ पर कौन उत्पादन करना था? तो यहाँ पूरी तरह से निजी लोगों का उत्पादन है, राज्य की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होना चाहिए। ठीक, ये एडम स्मिथ कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन पूंजीवाद में बिल्कुल राज्य की भूमिका नहीं होती, ये मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक, आगे बताता हूँ कि इस सब चीज़ों को निकलने के बाद जब आगे आगे बढ़ते रहे तो दो शब्द निकल के आए जिन्हें हमने कहा, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक कहा मुक्त बाजार। ठीक, दो शब्द निकल के आए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि धन, संपदा या परिसंपत्तियों की बात होती है, तो उनके स्वामित्व की बात चलती। किसकी बात चलती? स्वामित्व की बात। वही मुक्त बाजार में क्या होता है? उन्हीं संपत्तियों का विनिमय की बात चलती है। क्या बात चलती है ना, विनिमय की, यानी एक्सचेंज की। वह किस रेट पर देना है, उसका क्या रेट होना चाहिए, ये सब चीज़ बाजार के ऊपर होती है, तो उसे मुक्त बाजार कहते हैं। ठीक, पूंजीवादी में सरकार की उपस्थिति हो सकती है और निजी उत्पादकों की भी भागीदारी होगी। यानी यहाँ ये सरकार की उपस्थिति केवल क्या कर रही है, कुछ जगह पर कुछ नियामक बना रही है, मार्केट को किस तरह से हम स्टेबल कर सकते हैं इसकी नीति बनाती है,
ना कि उत्पादन कितना हो, कैसा करना है, उसकी मांग डिमांड को कंट्रोल करती है, उसके हाथ में बिल्कुल नहीं है। ठीक। और तीसरी चीज ये प्रतिस्पर्धा को थोड़ा सा रोकती है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे बना दिए जाएं यदि कि प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं अवरोध कर रहे हो, है ना, तो ये प्रतिस्पर्धा को थोड़ा सा रोकती है। और आय की जो कर है वो न्यून रखी जाती है, यानी जो इनकम होती है उस पर टैक्स मिनिमम लिया जाता है। ठीक। यहाँ ऐसा होता है कि जो नियमन होता है वो पूरी तरह से बाजार शक्ति के ऊपर होता है, वहाँ सरकार का कोई भी रोल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक। वहीं प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खुला बाजार है, किसी का कंट्रोल नहीं है, जो जितना उत्पादन कर सकता है वो उतना ज़्यादा कंपटीशन करेगा। ठीक। एक हम यदि इसकी बात करें ऋणात्मक तथ्य की कि आखिर ऋणात्मक तथ्य क्या है, तो बात यही है कि जब बाजार पर सभी चीज़ें छोड़ दी जाएं तो गरीबों का ध्यान कौन रखेगा। जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, बाजार की शक्ति के हिसाब से क्रय क्षमता नहीं है, तो फिर वो किस तरह से उन चीज़ों का अफोर्ड कर सकता है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ से फिर कल्याणकारी राज्य होने की कोई बात ही नहीं आती, है ना, वेलफेयर स्टेट बनता ही नहीं है। ठीक। ये इसकी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को जब इसे अपनाया गया। ठीक। पूंजी का सृजन हुआ, बहुत पूंजी का सृजन हुआ, लेकिन अंततः लास्ट में इसे अच्छा माना जा रहा था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब 1929 की बात थी, वह तब आ गई मंदी। क्या आ गई? मंदी। जब महामंदी आई, है ना, ग्रेट डिप्रेशन आया, तब उस पर सवालात खड़े हो गए कि जब यही इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था थी, है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, तो क्यों इस तरह की कोलैप्स कर गई, क्यों आज इतनी आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही है ना। इससे पहले कि मैं आपको बात बता दूं कि 1990 में ऑलरेडी यूएसएसआर के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हो चुका था। किस तरह की? क्योंकि वो जो लोग थे, एक तरह आप देख रहे थे, यदि आपने वैश्विक इतिहास पढ़ा हो, विश्व का इतिहास, उसमें एक आता है बुर्जुआ वर्ग, है ना, जिसे बुर्जीस कहते हैं। वो लोग ना प्रोलेतारियर पर बहुत शोषण करते थे। किन पर? उन्हें कहते हैं प्रोलेतारियत, उनका बहुत शोषण करते थे। ठीक। तो उनसे बचने के लिए स्टेट ने क्या किया, जो भी आर्थिक, जो भी संसाधन थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे, वो सारे अपने हाथ में रखे। यानी उत्पादन जब राज्य के द्वारा हो और वितरण भी राज्य के द्वारा हो, ठीक, जिन पर स्वामित्व और उनका उत्पादन और वितरण सारा राज्य के ऊपर निर्भर करता हो, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? समाजवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। सबसे पहले से यूएसएसआर ने अपनाया था। ठीक। कब अपनाया था? 1919 में। अभी पहले ही बता चुका हूं मैं। यानी उत्पादन और वितरण सब किसके हाथ में होता है? राज्य के हाथ में होता है। किसने सबसे पहले से अपनाया? फर्स्ट बोल्शेविक ने यूएसए में। ठीक, यूएसएसआर में। ठीक। वहीं बात कर रहा था मैं उत्पादन की और वितरण की, ये तो है ही है राज्य के हाथ में। यदि राज्य अपने हाथ में लेबर को भी ले ले, यानी उस पर भी कंट्रोल करे, मतलब श्रम पर भी कंट्रोल करे, है ना, तो इस तरह की व्यवस्था को कहा गया कम्युनिस्ट व्यवस्था, जिसे कि चीन ने 1949 में अपनाया था। श्रम पर भी कंट्रोल करने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कितना श्रम लेना है, किससे लेना है, और श्रम के हिसाब से उसे कितना पेमेंट करना है ना। जितना आप श्रम करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, और कई तरह के जो चीज़ें थी यहाँ पर देखने को मिली। ठीक। ये आपकी हो गई थी क्या? कम्युनिस्ट। ठीक। समाजवादी क्यों अच्छी थी? समाजवादी इसलिए अच्छी थी क्या, जहाँ पर गरीबों पर ध्यान रखा गया, जो जो शोषण जिनका हो चुका था उन पर विशेष ध्यान रखा गया। यहाँ अमीर गरीब कोई नहीं होता था, संसाधनों पे पूरा समानता के साथ में वितरण होता था। ठीक। तो यहाँ गरीब अमीर वाली कोई बात भी नहीं थी, गरीबों का अच्छे तरह से देखभाल होती थी। ठीक। लेकिन बात क्या आती है कि यदि
जब पूंजी का सृजन ही नहीं हो रहा तो फिर हमें निवेश की कमी पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी? यूएसएसआर में संपत्ति का, यदि ऋणात्मक तथ्य देते हैं तो संपत्ति का सृजन पर बल बिल्कुल नहीं दिया गया। वहां पर क्या हुआ? निवेश की कमी हो गई। निवेश की कमी होगी तो आपको पता ही है कि देश में से फिर संसाधनों का उपयोग सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने लिखा कि संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो पाया। ठीक, उस समय जो व्यवस्थाएं थी वहाँ की एक टाइम पर तानाशाह टाइप्स के हो गई थी, आपको भी पता है। तो तानाशाह हो गई थी तो वहाँ पर स्वतंत्रता और अधिकार जैसी कोई चीज़ें ही नहीं थी, है ना। और फिर वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती, वो भी नहीं हुई। तो धीरे धीरे जो राज्य था वो ही सबसे बड़ा शोषक बन गया। यानी मुझे भाई इतना उत्पादन करना है, इतने में ही काम चलाओ, इतना उत्पादन करूँगा, है ना। ये राज्य के ऊपर रहता था, कंपटीशन कोई था नहीं, एक तरफ से उन्हीं का राज चल रहा था। तो इसीलिए कई लोगों ने इसे कहा गया राज्य पूंजीवाद। क्या बोला गया? राज्य पूंजीवाद, है ना, इसी चीज को बोला गया। फिर वहीं 1980 के दशक में आते आते सब चीजें समझ में आ गई कि ये समाजवाद कब समझ में आई? जब निवेश की कमी आने लगी। समझ में आया कि समाजवाद इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जहाँ निवेश करने के लिए पैसे नहीं आ रहे तो फिर क्या मतलब, है ना। तो 1980 के दशक में एक नाम था पेस्ट्राइका। क्या नाम था? पेस्ट्राइका, जिसे इंग्लिश में कहा गया रिकंस्ट्रक्शन, चीज़ों का रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा वर्ड था ग्लासनॉस्ट, यानी जिसका क्या नाम मतलब था? ओपननेस। ये दो तरह की जुड़वा नीति लाई गई यूएसएसआर में। ठीक, इनके द्वारा थोड़ा सा पूंजीवाद को एंट्री मिली। क्या मिली? कैपिटलिज्म को थोड़ी सी एंट्री मिली। यहाँ से चीज़ें क्या बनने लगी? मिश्रित बनने लगी। फिर तीसरे नंबर पर देखते हैं कि चीन ने भी अपनी नीति में कहीं ना कहीं ओपन डोर पॉलिसी अपना ली थी। 1970 से ही वह इस बार पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा था और लास्ट में ओपन डोर पॉलिसी के अंतर्गत वो आ चुकी थी। ठीक, तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं जिसका नाम है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, वो 1930 में लगभग ये शुरू हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक इसका जो घोषणा हुई थी वो फ्रांस के द्वारा करी गई थी 1944-45 में। ठीक, इसे और वैश्विक रूप देने के लिए वर्ल्ड बैंक आगे आया और उसने कहा कि स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है, कि वह हस्तक्षेप करे। क्यों करे? क्योंकि ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी के हाथ में होना चाहिए और ना ही पूरी तरह से समाजवाद हो जाए। पूंजीवाद क्यों नहीं? वहाँ शोषण हो जाता है, गरीब हो जाता है, अमीर हो जाता है। यहाँ हम देख रहे थे समाजवाद में क्या हो रहा था? निवेश की कमी पड़ जाती है। आप जिन संसाधनों का दोहन ही नहीं कर पाते हैं, आपके पास पूंजी का ही अभाव रहता है। तो दोनों का मिक्स होना चाहिए। जिन